जैसे भट्टी होती है ना, तो उसमें तो क्या है कि नीचे से सिर्फ ऐसे मीनार बनाई है ताकि उसमें से जो स्मोक है वो बाहर निकल सके ऊंचाई पे जा करके, बाहर इधर में ना फैले। लेकिन जो मीनारें होती हैं वो नॉर्मली उनमें अंदर से सीढ़ी होती थी ऐसे जाने का, और सीढ़ी होती थी ताकि अजान लगाई जा सके मस्जिद के ऊपर, वो इसलिए बनाई जाती थी। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर 16th-18th सेंचुरी में मुगल रूल इंडिया में स्टैब्लिश हुआ, और उसका इम्पैक्ट हम लोग आर्किटेक्चर पर भी देखेंगे। पहला मुस्लिम इन्वेजन 712 एडी में है, और उसके बाद लगातार इन्वेजन होते रहे, और फिर अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं 1206 में सल्तनत वॉज स्टैब्लिश्ड। पहला मुस्लिम इन्वेजन 712 में, ठीक है, तो सिंध पे इन्वेजन हुआ था, उसके बाद 1206 में दिल्ली सल्तनत हो गई। तो इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर हम लोग कह रहे हैं, इट इंक्लूडेड सेवरल इंडियन एज वेल एज पर्शियन और टर्किश फीचर्स। अब ये मेनली रीजंस जो थे वो ये थे दो, कि जो जो मेनली हम लोग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कह रहे हैं उसमें ये फ्यूजन है किसका, इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर का फ्यूजन हो गया। फ्यूजन इसलिए लास्ट क्लास में हम लोग ने बात करी थी कि फ्यूजन इसलिए हो गया क्योंकि उनको प्लेसेस ऑफ वर्शिप वो चाहिए थे, उसका इंतजार नहीं कर सकते थे ज़्यादा देर। जब ज़्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते हैं तो फिर वो तो वहाँ कैसे बनेगा फिर एक दो दिन में। तो पहले से स्ट्रक्चर है, तो उन्होंने जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स थे उन्हीं को मॉडिफाई कर दिया बाय मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसे हम लोग ने लास्ट क्लास में बात करी थी 2.5 दिन का झोपड़ा की। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, लेकिन वो ओरिजिनली वॉज अ सरस्वती मंदिर। ठीक है, वो एक सरस्वती मंदिर वो होता है जैसा जहाँ पर विद्या दी जाती होगी, मतलब स्कूल था एक। ठीक है, तो संस्कृत लर्निंग का बड़ा सेंटर था वो, जहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा है। उसके खंभों पर आज भी हमको वो श्लोक लिखे मिलते हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर ऊपर का वो सब उड़ाया और उसको दोबारा से सेट कर दिया अपने हिसाब से। तो 2-3 दिन में उन्होंने दिन रात मजदूर लगाए और अपना काम खत्म कर दिया। तो बिल्डिंग नीचे से तो कैसी है, इंडियन स्टाइल में, लेकिन ऊपर से उस पर इस्लामिक इम्पैक्ट नजर आ जाएगा, तो वो इंडो इस्लामिक बन गया। फिर ये भी हुआ कि जो लेबर थी वो तो इंडियन थी भाई, वो तो इंडियन स्टाइल में ही काम कर रहे थे, लेकिन उनको कहा गया कि आप जो है अब ये वाली नई चीजें करो। तो उन्होंने कुछ चीजें अपनी लगाई और कुछ बाहर की अडॉप्ट कर ली। तो वो भी क्या हो गया, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर डेवलप हो रहा है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कैसे डेवलप हो रहा है, मतलब अगर हम लोग ये समझे तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इसलिए डेवलप हो रहा है क्योंकि लेबर इंडियन है और स्टाइल जो है वो वेस्ट एशियन है। तो जब यहां के लोग बाहर की स्टाइल अपनाएंगे तो फ्यूजन है। जैसे हम लोग चाउमीन खाते हैं ना, तो अपने हिसाब से उसमें मसाले वसाले ठोक देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बना कहाँ रहे इंडिया में, वो डिश कैसी है, चाइनीज है, तो यहां पर आकर के मॉडिफाई हो गई है। सिमिलरली ये आर्किटेक्चर जो है वो वहां का आर्किटेक्चरल स्टाइल इंडिया में आकर के थोड़ी सी हमको मॉडिफाइड फॉर्म में दिखेगी। प्लस प्लेसेस ऑफ वर्शिप, वो मस्जिद बनाने के लिए लंबा समय तक इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए, और वैसे भी वो जो रिलीजन है वो आइडल वर्शिप के खिलाफ है, तो मूर्ति वूर्ति तोड़ना ऐसा कोई क्राइम तो था नहीं उनके लिए, इसलिए मंदिर तोड़ करके और उसके ऊपर उस बिल्डिंग को उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, तो मस्जिदें बन गई। ठीक है, यार क्या हो गया, ठीक है।
तो हमने लास्ट क्लास में लिखा था कि पहले फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। Introduction of arcuate style to replace तो वो सिखिज्म उन्हीं के दौरान आया ना, तो 16-17 सेंचुरी में आया ना, तब तक तो यहाँ इस्लामिक आर्किटेक्चर था। उनका ऊपर से हाथ भी रहा है कई जगहों पर। जैसे यहाँ हम लोग दरबार साहिब देहरादून में देखते हैं, जो देहरादून में गुरुराम राय दरबार साहिब है, वो औरंगजेब का पूरा पेट्रोनाइज किया है उसको औरंगजेब ने। तो इस वजह से उस पर इस्लामिक आर्किटेक्चर की साफ झलक दिखाई दे, वो मीनारें, वो गुंबद, वो सब दिखाई देगा। तो आर्कुएट स्टाइल आया और उससे पहले ट्रेबिएट या फिर कॉर्बेल्ड स्टाइल जो है उसको रिप्लेस कर दिया। ये होते क्या है ट्रेबिएट और, हाँ, इसमें यूज ऑफ फ्लैट लिंटल्स, यहाँ पर यूज ऑफ पहले मीनारें नहीं होती थी, लेकिन अब मीनारें इंट्रोड्यूस हो गई हैं। टॉल टावर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कर दिए, इससे पहले नहीं था। मस्जिद की चारों कोनों पर हमें मीनारें मिलेंगी, इससे पहले मंदिर थे तो उनमें लेकिन चारों कोनों मीनारें कहीं नहीं है। हाँ, मीनारें मतलब उसके अंदर जाने की जगह होती थी, सीढ़ी होती थी अंदर। जैसे भट्टी होती है ना, तो उसमें तो क्या है कि नीचे से सिर्फ ऐसे मीनार बनाई है ताकि उसमें से जो स्मोक है वो बाहर निकल सके ऊंचाई पे जाकर के, बाहर इधर में ना फैले। लेकिन जो मीनारें होती हैं वो नॉर्मली उनमें अंदर से सीढ़ी होती थी ऐसे जाने का, और सीढ़ी होती थी ताकि अजान लगाई जा सके मस्जिद के ऊपर, वो इसलिए बनाई जाती थी। दूर का विजन भी दूर का देती थी, और अजान के लिए भी मस्जिदों में अजान के लिए इस्तेमाल। जितने भी कंस्ट्रक्शन इससे पहले हो रहे थे उनमें जो ये ट्रेबिएट स्टाइल है उसमें पत्थर का ही इस्तेमाल ज़्यादा होता। अब जैसे ही इस्लामिक आर्किटेक्चर आया तो ईंटें, लाइम प्लास्टर एंड मोर्टार, अब ये आ गया मसाला। ठीक है, तो अब मसाले आ गया है। ईंटों की लाइफ बहुत नहीं होती है, लेकिन आप किसी भी किले में जाएंगे वहाँ पर आप देखोगे ईंट जो होगी, मिडिवल पीरियड के किले जितने हैं उनमें जहाँ पर ईंटों का इस्तेमाल हुआ होगा, आप ईंट को ऐसे ऐसे उंगली से खरोचोगे तो ईंट की मिट्टी निकलने लगेगी। लेकिन अगर आप उसके मसाले को ऐसे खुरचने की कोशिश करोगे उंगली से खुल जाएगी, छिल जाएगी। उसमें चूना है, उसमें दही है, उसमें उड़द की दाल है, ये सब मिलाया हुआ है। वो जितना पानी
और पड़ता रहता है वो और हार्ड होता रहता है। तो इस वजह से उन्होंने ये मसाला अब स्टार्ट किया, उन्होंने चूना लेकर के आए वो कंस्ट्रक्शन में, ये सब चीज़ें आ गई। प्लस अब ये लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने बात करी थी, जैसे छतें हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, सब जगह क्या है, हॉरिजॉन्टल बीम डालते थे ऑन वर्टिकल कॉलम्स, 2 वर्टिकल कॉलम और उनके बीच में हॉरिजॉन्टल बीम। इसका वजन किसके ऊपर आएगा ना, ये पूरी छत का वजन तो डालना है कहीं ना कहीं, तो इसका वजन झेलेगा कौन? इसका वजन ये दीवारें नहीं झेल सकती अपने आप से, इसके ऊपर ही इसके लिए बीम चाहिए हमको, तो बीम डाले हुए होंगे। तो बीम कैसे पड़ते? 2 वर्टिकल कॉलम होंगे, उसके बीच में एक हॉरिजॉन्टल बीम पड़ जाएगा। लेकिन अब जो इस्लामिक आर्किटेक्चर आया, जिसने नई चीज इंट्रोड्यूस करी, आर्चेज एंड डोम्स, उसमें सारा वजन जो है वो ईंटें झेलती हैं, ईंटों पर ट्रांसफर कर देते हैं वो। तो वहां हमें ना तो वो मिल रहा है, लोहा मिल रहा है, न ज्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, मेनली ईंटों को इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो जो वेट है ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो एक जगह ना बढ़ करके वो पूरे उसमें आ जाता है, इस वजह से वजन इजीली हैंडल हो जाता है। तो ये पहला फीचर सबसे इंपॉर्टेंट ये है। पहला फीचर हो गया, ट्राबिएट को रिप्लेस करके आर्कुएट स्टाइल आ गई। इंट्रोडक्शन ऑफ टॉल टावर्स और मीनार, कुतुब मीनार बड़ा एग्जाम्पल है। जितने भी मकबरे होंगे, जितनी भी मस्जिदें होंगी, सब जगहों ये मीनारें मिलने लगी। इस्लाम में आइडल वर्शिप नहीं है, तो मॉस्क और मौसोलियम, जो मस्जिदें और मकबरे हैं, उनको सजाने का कोई इंतजाम नहीं था। डेकोरेशन कैसे होगा? तो डेकोरेशन के लिए अब कोई ऑप्शन तो था नहीं भाई, मस्जिद में जाएंगे तो दीवार ही तो है, ठीक है, मस्जिद में जाएंगे तो सामने एक दीवार खड़ी है, मकबरे में होंगे तो वहां पर कब्र है, अब वहां क्या करेंगे, वहां कैसे सजाएंगे? तो मूर्ति वगैरह, फोटो वगैरह लगा नहीं सकते, इसलिए अराबेस्क्यू इंट्रोड्यूस किया गया। अराबेस्क्यू जो है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अरेबिक स्क्रिप्ट एंड फ्लोरल मोटिव्स। तो वहां उन्होंने क्या किया, वेस्ट एशिया में कैलीग्राफी की बहुत वैल्यू थी, आर्ट ऑफ राइटिंग, क्योंकि ये जो इनके पास जो वो है स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट जो है उसमें जो भी लाइनें हैं वो सीधी नहीं है, कोई भी सब कर्व्ड लाइंस हैं। जैसे हम उर्दू, फारसी, अरबी ये देखते हैं, ये जो लिखी जाती हैं वो हमेशा ऐसे देखो, ऐसे ऐसे हमेशा कर्व में होंगे, ठीक है, तो उसी को खूबसूरत बना सकते थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा दीवार पर तो कोई फोटो तो लगा नहीं सकते, न बना सकते हैं कोई चीज़, तो ऐसा करते हैं कि हम कुरान की आयतें तो लिख सकते हैं, कुरान में जो जो बातें कही गई हैं उनको हम लिखना शुरू करते हैं, और लिखेंगे थोड़ा सा आर्टिस्टिक तरीके से, उसको सजावट उसी से कर देंगे। तो बोला कि सिर्फ उससे क्या होगा, तो उन्होंने कहा बीच बीच में हम फूल पत्ते ये सब बीज लगा देंगे, बेल बूटे की कढ़ाई कर देंगे बीच में। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं अरेबिक स्क्रिप्ट, और फ्लोरल मोटिव्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं अराबेस्क। तो ये अराबेस्क, ये नई चीज आ गई, इससे पहले ये नहीं होता था यहां पर कहीं पर भी, ठीक है। जाली वर्क, जाली का काम क्या बताता है? जाली से क्या पता चलेगा? जाली देखिए आपने, हाँ, मस्जिद में, मकबरों में जाली होगी, तो जहां पर कब्र होगी, मेन दरगाह में जो होगा, तो उसके चारों तरफ दीवार से बंद नहीं करेंगे उसको, जाली लगा देते हैं।
तो इस ये बताता है कि इस्लाम में लाइट की क्या सिग्निफिकेंस है। पानी का टैंक और हौज ये जरूर होगा, ये बताता है पानी की इंपॉर्टेंस। ठीक है, जो हर मस्जिद में हर सब जगह पानी का टैंक जरूर होगा, उसके बगैर वो नहीं बनेगा। दरअसल वो ऐसी जगह से आए थे जहाँ पर पानी नहीं था, पानी की इंपॉर्टेंस समझी जा सकती है। दूसरा ये है कि पानी, ये भी मालूम रखना चाहिए आर्ट एंड कल्चर में, पानी हमारे कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। ठीक है, आप देखोगे तो पुरानी जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितनी सिविलाइजेशंस हैं, वो सब डेवलप हुई हैं कहीं पानी के आसपास ही। पानी के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, तो सारी सिविलाइजेशन, जब हम लोग शुरू में जब पढ़ रहे थे तब भी सिविलाइजेशन हमने ये कहा था कि सारी किसी न किसी रिवर के अलॉन्ग हुई है, पानी है। फिर हम ये देखते हैं कि जैसे हमारे उसमें वैदिक कल्चर में पानी की इम्पोर्टेंस, तो पानी की इम्पोर्टेंस ये है कि हम पूजा करते हैं गंगा जी की। ठीक है, ये नदियाँ नहीं कहते हैं हम लोग, तो हाँ उनकी भगवान मान करके पूजा कर रहे हैं। ठीक, या सरोवरों में, नदियों में, समुद्र में हम लोग ये होली बात लेते हैं जब भी ऑस्पिशियस ओकेजन्स होते हैं। अब फलाना अमावस्या है तो चलो जी वहाँ गंगा जी स्नान करने के लिए, आज ये है तो सरोवर में वहाँ पुष्कर में हो रहा है, या इधर उधर स्नान कर रहे हैं, या गंगा सागर में स्नान हो रहा है। तो ये हमारे कल्चर में इस पानी की इंपॉर्टेंस भी समझा गया। और वैसे भी वेदों में भी पानी को अमृत कहा है। ठीक है, ये सिर्फ वैदिक कल्चर में ही नहीं है, इस्लाम में भी है। देखो हर जगह पर पानी के बगैर वो नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। अगर वो पानी नहीं होगा तो वो हाथ मुंह नहीं धो सकते हैं, हाथ मुंह नहीं धोएंगे तो नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। और ये सिर्फ हमारे यही नहीं है, ये हम फिर इंडिया में देखेंगे तो सिखिज्म में भी देखेंगे, जहाँ गोल्डन टेम्पल है हरमंदिर साहिब, वहां पर भी देखेंगे इतना बड़ा सरोवर है। तो पानी की सब लोग समझ सकते हैं पानी कैसे हमारे कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम लोग ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको मालूम करना है, इसको पढ़ना है, इसके बारे में अच्छा सा आंसर तैयार करके रखो कि कभी हमको लिखने का मौका मिले तो हम लोग उस समय सोचे ना, हमें मालूम होना चाहिए। हमें जल चढ़ाते हैं हम देवताओं को। ठीक है, तो जल चढ़ाने की परंपरा है ना, ये हमारे ये कल्चर का ही तो पार्ट है। तो ये वहां से आई है, और ये सबसे हमारे पुराने ट्रेडिशंस में से एक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से है ये सब चीजें, तब भी रहा होगा जल चढ़ाने का हिसाब सूर्य को। और बाकी को भी देखते हैं हम लोग, तो शैविज्म में देखेंगे तो, दूसरे में देखेंगे तो, हर जगह पर हमें पानी की इंपॉर्टेंस मिलेगी, सिर्फ वैदिक कल्चर ही नहीं और बाकी। और ये इस्लाम में भी सिर्फ ये वजू करने के लिए, हाथ मुंह धोने के लिए नहीं, हम वहां भी जैसे यहाँ गंगा जल मानते हैं, वैसे ही जो लोग हज करने जाते हैं वहां से भी वो लाते हैं क्या, आबे जमजम। तो वो भी जल ही है, पानी तो है वहां कहीं कुएं का, वो उसमें भी होली वाटर होता है सब जगह। तो पानी की इंपॉर्टेंस समझनी है, कैसे वो कल्चर का पार्ट बन जाता है किसी भी जगह पर। ठीक है, लोग कैसे पानी को, फिर दरअसल पानी को प्रिजर्व करने की जरूरत भी है ना, उसे कल्चर के साथ इसलिए जोड़ भी दिया गया क्योंकि उसके बगैर जीवन नहीं चल सकता है। हाँ, ये याद में रखना, हौज और टैंक। फिर सल्तनत आगे बढ़ी होगी तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में नई नई चीजें भी आती रहेंगी, जैसे चार बाग स्टाइल आ गया। चार बाग डैश करके लिख देना। दरअसल फारसी में गार्डन और हेवन दोनों के लिए एक ही शब्द होता है, जन्नत के लिए। तो ऐसा ही माना करते हैं कि जो चार बाग है, ये जो नक्शा बनाया जाता है चार बाग वाला, मतलब किसी भी बगीचे को उसमें वॉकवेज बनाए, मतलब चलने का रास्ता, या फिर पानी के जो वो वाटर फ्लोज होते हैं उनको बनाए छोटे छोटे, उनके थ्रू उस गार्डन को चार पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, चार अलग अलग उसमें ऐसे कट करती हैं वो रोड। तो ऐसा गार्डन लेआउट है ये, जिसको ऐसा माना करते हैं कि ये जन्नत का नक्शा जो होता है वो होता है। इसलिए मुगल्स ने उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, और जितने भी मकबरे हैं, जितने भी बड़ी मस्जिदें हैं, वो सब ज़्यादातर इसी चार बाग लेआउट पर बनाई गई हैं ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ये मुगलों की देन है। ये चार बाग मुगल्स की देन है। ठीक है, ये वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुगल्स।
है नहीं लिखेंगे, इसकी वो लिखेंगे क्या होता है, ऐसा लिख देना, इट इज अ पर्शियन स्टाइल गार्डन लेआउट, इट इज अ पर्शियन स्टाइल garden layout in which the main building is put at the center of a quadrilateral. Main building is put at the center of a quadrilateral garden divided by walkways walkways, walkways or flowing water into four smaller parts. ताजमहल जो है वो इसी चारबाग स्टाइल में बना गया है। ज्यादातर मकबरे जितने भी हैं, हुमायूं का मकबरा, बाबर के कई एक सभी नहीं के इसके। पिट्रेड्यूरा इज अ डेकोरेटिव आर्ट that is an inlay technique of using cut and fitted highly polished colored stones to create images. तो इससे पहले अरेबेस्क्यू था। अरेबेस्क्यू मेनली इज यूज्ड ऑन रेड सैंडस्टोन, ठीक है, और वैसे उसे वाइट पे भी करते हैं, ठीक है। अरेबेस्क्यू का इस्तेमाल वाइट पर भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, ठीक है। लाल पत्थर पर ही उसको ज्यादातर करा जाता था पहले से, उस पर छेनी हथौड़ी लेकर के और ऐसे ऐसे वो सब ठोक ठोक करके उसमें काव कर देते थे। फिर उन्होंने व्हाइट मार्बल पर भी किया, तो व्हाइट मार्बल पर वो दिखता तो है नहीं, तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं इसको सुंदर बनाने के, इसमें कलर डाल देंगे, तो उन्होंने कलर कर दिया, लेकिन कलर कितने दिन रहेगा उस पर, तो वो निकल जाएगा। और मस्जिद तो ये मकबरे तो खुले हैं, तो उसमें वो कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि हम एक नई टेक्निक आई पिट्रेड्यूरा, जिसमें उन्होंने पत्थर जो बेशकीमती पत्थर होते हैं पॉलिश्ड चमकदार, उनको उन्होंने काटा, कोई डिजाइन बनाया फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि उसमें कोई ऐसे डिजाइन तो बनने नहीं थे, फोटो फाटो तो बननी नहीं है किसी की। उन्होंने क्या कि उनको बनाना था सिर्फ ऐसे करके, ऐसे यहाँ पर ऐसे करके पत्ती बनानी थी, कहीं उनको ऐसे करके फूल बनाना रहा, यही सब चीजें तो बननी थी उसमें, ठीक है। बेल बूटे में यही कढ़ाइयाँ होती हैं, तो और बाकी वो बनाना था, क्या कहते हैं अरबी में जो लिखना था, तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि इस पे हम लोग वो काले रंग का पत्थर लाए चमकदार, उसको काट करके और इसमें फिट कर देंगे। उसके अंदर फिट नहीं, चिपकाना नहीं है, फिट करना है। हाँ, पत्थर ये सफेद संगमरमर पर होता है, सफेद संगमरमर व्हाइट मार्बल जो है उसको कट किया ऐसा, अब ऐसा ही पत्थर काट लिया बराबर और उसको उसके अंदर फिट कर दिया, तो अब वो बाहर नहीं निकलेगा। मतलब ये समझें कि कितनी बारीक आर्ट है कि अगर वो बाल भर भी छोटा होगा तो बाहर निकल आएगा, और बाल भर भी बड़ा होगा तो वो अंदर नहीं जाएगा। सोचो एक्यूरेसी कितनी चाहिए कोई भी चीज न, ऐसा नहीं है।
हाथ काट देता वो सीमेंट खाते तो यही तो आर्ट है, इसी की तो इम्पोर्टेंस है। तभी तो पढ़ रहे हैं हम लोग। सीमेंट डाल के तो कोई भी बना देगा, हम भी बना देंगे। नहीं भाई, कोई भी कर देगा ना। ये चीज मिल गई, उनने कहा यहाँ फिट करो, इसे कैसे भी करके तो फिट कर ही देते, लेकिन वो कैसे भी फिट नहीं करना था ना। पिट्रे ड्यूरा का इस्तेमाल, ऐसा लिख देना वहां पर, ये लिख दिया, इसके आगे लिख देना नोटिसेबल फॉर द फर्स्ट टाइम noticeable in the first for the first time in the tomb of Itmad-ud-Dawla. In the tomb of Itmad-ud-Dawla. ये देखते हैं कैसा है। ठीक है जी। तो ये देख रहे हैं जैसे ये बने बने सजाए गए। इत्माद-उद-दौला का मकबरा है। इस पे अभी नहीं, वो कुछ और से होता है जूम तो हिल रहा है। तो ये तो जाली होगी। ये देख रहे हैं जैसे ये बना है। सब जगहों पर नहीं है वो, ऑल्दो इतना नहीं है इसमें। हाँ, इत्माद-उद-दौला के मकबरे में बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पहली बार इसी में ही हुआ है, ये याद में रखना है। लोग ऐसा वो कर देते हैं कि सोचते हैं कि ताजमहल में, क्योंकि ताजमहल ज़्यादा पॉपुलर है, ताजमहल में भी पिट्रे ड्यूरा का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर वो पहले हुआ है। ठीक है। इत्माद-उद-दौला जो थे वो कौन थे, उसके नूर जहाँ के फादर थे। ये आगरे में है, और उनके फादर का मकबरा है ये, तो इसमें पहले हुआ है। ठीक है जी। तो ये है, अंदर भी जाएंगे तो अब कुछ जगहों पर खराब होने लगा है ये भी देख लेते हैं, चलो जब देख ही रहे हैं तो। ताजमहल तो कोने में है, ये चार बाग है। ये चार बाग है। ताजमहल तो ऐसा कहते हैं कि जहां पर जन्नत के नक्शे में, जहां पर भगवान खुदा का जहां पर बैठने का वो होगा ना सिंहासन, वो ताजमहल जहां पर ऐसा बना है। ये चार बाग देखते हैं कि बीच में वो हो गया, इसमें फाउंटेन लगाया हुआ वहां पर इस जगह पर। बाकी चार बगीचे को चार पार्ट्स में डिवाइड कर, सेम ताजमहल में जाएंगे वहां पर भी ऐसा ही है, सब जगहों पर ऐसी है। ताजमहल नहीं, वो इसलिए कमी नहीं है, वो दरअसल उसको जन्नत के नक्शे के आधार पर बनाया गया है ताजमहल को। तो वो ऐसा बनाया गया है कि जहां पर खुदा के बैठने की जगह थी वहां पर वो कब्रें बनाई गई, इसलिए वो ऐसा अलग बनाया है। ठीक है जी। ये फीचर्स हैं जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में नई चीज़ें आ रही थी। ठीक है जी। फिर ये देख लेंगे नेक्स्ट लाइन में, वेरियस स्कूल्स डेवलप्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। वेरियस स्कूल्स डेवलप्ड ड्यूरिंग द
developed during the Sultanate period, and 7 cities of Delhi. सेवन सिटीज ऑफ दिल्ली. दिल्ली हजारों बार बनी और उजड़ी है दिल्ली जो है, ठीक है. तो सल्तनत और मुगल पीरियड में 7 सिटीज आई हैं, 7 सिटीज, उनको भी देख लेंगे. पहले हम सल्तनत में देख रहे हैं, वो आगे तक जाती हैं. 7 सिटीज जो है मुगल पीरियड तक जाएंगी. तो यहीं पर इसे शुरू कर रहे हैं, तो हमने सारे टाइटल यहीं पे लिख दिया, वो आगे भी जाएगा. और सबसे पहले ऐसा एक लाइन लिख देंगे कि इनिशियली द प्रायोरिटी वाज टू कंस्ट्रक्ट mosques or convert local buildings for their religious uses or for their religious purpose. For example, अढ़ाई दिन का झोपड़ा. अढ़ाई दिन का झोपड़ा इन अजमेर. अगर आप देख रहे होंगे तो ये यही दिखाने की कोशिश करें. ये पिलर्स ये कहीं से भी इस्लामिक नहीं दिखते हैं, ठीक है जी. तो जो चीज़ है, लेकिन क्या कर सकते हैं. अभी तो मस्जिद है, लेकिन एक्चुअल में थी नहीं ना. ये देखो ना, यही देखना. और सिर्फ यही नहीं, उसमें वो लगे हुए हैं, मतलब श्लोक लिखे हुए हैं. वो सब चीज़ तो नहीं हटा सकते थे ना. इसको ही तोड़ देंगे तो फिर बचेगा क्या, फिर तो पूरा ही नया बनाना पड़ता. तो उन्होंने जितना कर सकते थे उतना करा, लेकिन वो हर समय तो नहीं तोड़ सकते. पूरा कौन तोड़ने बैठता. नहीं, सबसे अच्छा रहने दो, जैसा भी हमने उसे बना दिया बस. तो ऐसे करके वो ये आर्किटेक्चर कॉमा करके ये अजमेर में है. और दूसरा एक और लिख लेंगे, वो है कुव्वतुल इस्लाम. कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है ये. उसमें पहले लिख देना एक, उसमें ना क्या कहते हैं, जहां पर आपने अढ़ाई दिन का झोपड़ा लिखा है वो लिख देना. अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर, और ये कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क दिल्ली, मेहरौली में है. अब आप ये भी देख लेंगे तो ये पिलर भी कहीं से भी इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं दिखते हैं. वो क्लियर है कि वो हिंदू आर्किटेक्चर था. ये भी लिख लेना इसके आगे कि अर्लियर, और या ऐसा अर्लियर भी मत लिखो, पहले लिखो, ऐसा लिखो फुल स्टॉप करके. ये 2 लिख देना. कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए थे दोनों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा और ये क्या है, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क दिल्ली में. बोथ वर बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. और ऐसा लिखना कि फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली इमर्ज्ड इन मेहरौली.